अपना हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कल प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कर लिया था। एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी वाली बातें भी हमने कर ली थी, है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि हम आगे बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ को कई लोग किरकॉफ लॉ भी बोलते हैं, कई लोग किरचॉफ्स बोलते हैं, कई लोग किरकॉफ बोलते हैं, मैं किरचॉफ बोलता हूँ, है ना। हाँ, तो देखिए किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज बड़ा मस्त थ्योरी थी, बड़ी मजेदार थ्योरी थी, कल हमने जो पढ़ी थी। क्या? हर बॉडी इस दुनिया में हर टेम्परेचर पर रेडिएशन का एमिशन भी करता है और रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन भी करता है, हर हालत में करता है। यानी चाहे कितनी ही ठंडी बॉडी हो, कुछ एमिट करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी अगर ठंडी बॉडी है तो। अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो ज्यादा एमिट करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी। सूरज जो है बहुत गर्म है तो ज्यादा एनर्जी को एमिट करता है और कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। ठंडी बॉडी जो होगी वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और कम एनर्जी को रिलीज करेगी, लेकिन होगा जरूर दोनों काम। ठीक, अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ लॉ जो है ना, इसको कई लोग किरकॉफ बोलते हैं, मैं किरचॉफ बोलता हूं। किरचॉफ्स लॉ, है ना। अब जैसे कोई अगर किरकॉफ बोले तो डरना मत कि कुछ और हो गया, वही है। किरचॉफ्स लॉ बड़ा सिंपल लॉ है। उन्होंने कहा गुड एमिटर्स आर ऑलवेज गुड एब्जॉर्बर्स। ये किरचॉफ का कहना है। क्या? गुड एमिटर्स ऑफ रेडिएशन, गुड एमिटर्स ऑफ रेडिएशन आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर्स ऑलवेज, गुड एब्जॉर्बर्स ऑलवेज। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिविटी हमेशा, और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिविटी। यानी जिसकी एमिसिव पावर ज्यादा होगी उसकी एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। जिसकी एमिसिव पावर बड़ी होगी, जो ज्यादा एमिट करेगा रेडिएशंस को, नेचुरल है कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी करने की क्षमता रखेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब किरचॉफ ने समझाया, कि इफ अ हॉट बॉडी is emitting, if a hot body is emitting radiations, ध्यान दीजिए, if a hot body is emitting radiations due to its own, if a hot body is emitting radiations due to its own temperature, then certainly this body will absorb the same radiations, when it will become cool, ये बात। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई बॉडी बहुत गर्म है, बहुत जोरदार गर्म है, तो अभी उसका टेम्परेचर हाई है जी, टेम्परेचर हाई है तो खूब एनर्जी दे रहा है, ले लो। जब वो ठंडा होगा तो अगर उसको मिल गई एनर्जी तो वो उतना एब्जॉर्ब भी करेगा। हमारे सूरज देवता सन जो है ना, अभी देखो, अभी हमारा सन बहुत गर्म है साहब, पूछो मत, खतरनाक गर्म है। ये जो हमारा सन गर्म है ना, तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेम्परेचर दिस सन इज रेडिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशंस राइट नाउ, ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity। लैम्डा इक्वल टू 0 to infinity के सारे वेवलेंथ एमिट कर रहा है हमारा सन। हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है।
तो all kinds of radiations are being emitted by the sun because of its high temperature. Certainly, if in coming future, if sun becomes cool, कभी ठंडा हो जाए, टेम्परेचर लॉस कर दे अगर सन अपना, कभी कर दे तो है, कब करेगा वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर कर दे तो फिर जिन रेडिएशंस को अभी एमिट कर रहा है सर्टेनली उनको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, पक्का. इट मीन्स आर सन इज सन बोल दो, आर मत बोलो. एक्चुअली मेरी आदत आर बोलने की, जैसे मैं आर, धरती माता, हमारी धरती, हमारा सन, हमारा ब्रह्मांड है. एक्चुअली मैं सबको अपना समझता हूं ना. हाँ, सब कुछ, सन भी मेरा, अर्थ भी मेरी, ब्रह्मांड भी मेरा, सब कुछ मेरा ही है. इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे आर बोल जाता हूं ज्यादातर जनरली. इट मीन्स आर सन इज अ ब्लैक बॉडी. ये ब्लैक बॉडी है, सच में ब्लैक बॉडी है हमारा सन. तो सन इज कंसिडर्ड एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी. परफेक्ट मत बोलो, मतलब थोड़ा सा ब्लैक बॉडी तो मान ही लो, है ना. ठीक है जी, ओके. तो ये बात है बेटा, ये किरचॉफ लॉ है. अब इसको जो है ना हम थोड़ा सा अगर डिफाइन बेटर वे में करें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, according to Kirchhoff's law, according to Kirchhoff's law, emissive power and absorptivity, emissive power, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, इसको लिखो रेशियो ऑफ, है ना. मैं इसको चलो दोबारा लिख देता हूं, है ना. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, फॉर एनी बॉडी the ratio of emissive power and absorptivity is always equal to emissive power of the black body. The black body at same temperature under same condition. ध्यान दीजिए, at same temperature under the same condition. Under the same conditions. जैसे मान लो आपके पास में ये कोई बॉडी है, जनरल बॉडी. दिस इज जनरल बॉडी है ना. और एक ब्लैक बॉडी है साहब, ब्लैक बॉडी. ठीक, देखो बेटा, जनरल बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ एमिसिव पावर होगा ना. इसकी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिविटी होगी. ओके, अच्छा. ब्लैक बॉडी है तो इसकी कोई ना कोई एमिसिव पावर होगी, इसकी कोई ना कोई एब्जॉर्प्टिविटी होगी. मैं कह रहा हूं कि ये हमेशा वन ही होती है एब्जॉर्प्टिविटी तो ब्लैक बॉडी की, है ना. ये है एमिसिव पावर. ध्यान दीजिए, दो टर्म्स में बड़ा डिफरेंस है बेटा, उसमें कभी गड़बड़ मत कर जाना. एमिसिव पावर ये क्या है? डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है. स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई है एमिसिविटी. राइट. ये डायमेंशन लेस होती है, वो डायमेंशनल है. हम बात यहां एमिसिव पावर की कर रहे हैं. ठीक है, तो एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिविटी. ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर वन होती है ब्लैक बॉडी की, है ना. लेकिन
एमिसिव पावर के साथ में रिलेशन जो है ना ऐसा आएगा। देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैपिटल E अपॉन ए इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। अगर आप यहां पे ए बी लिख भी दोगे तो 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, E अपॉन ए ई बी अपॉन ए बी। अब ए बी तो 1 ही होता है, इसलिए आप इसको ई बी लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस ई? ई इज द एमिसिव पावर ऑफ आर बॉडी, जनरल बॉडी जो भी हमारे पास में है, और ए इज द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ दैट बॉडी, ई बी इज द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इसके बराबर होगी हमेशा। अगर अपन मोनोक्रोमेटिक लेंगे, अगर मान लो मोनोक्रोमेटिक लेते हो कि ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, तो आपका ये ई लैम्डा बी आ जाएगा, यानी यहां भी मोनोक्रोमेटिक इस तरह से होगा, राइट। और ये चीज आपका किरचॉफ लॉ कह रहा है। तो किरचॉफ लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है और बड़ा सिंपली कह दे रहा है भाई जो आज गर्म है वो किसी दिन ठंडा होगा, तो ठंडा होकर के वो एब्जॉर्ब भी करेगा। यानी हमारा सन जो है एक तरीके से ब्लैक बॉडी है। आज भले ही वो नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारा सन जो है आज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन किसी न किसी दिन ठंडा होगा, कभी तो होगा, कभी तो होगा ठंडा। जिस दिन ठंडा हो जाएगा सन, उस दिन वो एब्जॉर्ब भी करेगा सेम एनर्जी को जो अभी रिलीज कर रहा है, राइट। चलिए ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे स्टीफन्स लॉ। देखिए ये है ना, स्टीफन्स लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टीफन्स लॉ मतलब ये समझ लो बस अब आपका चैप्टर इसी पर बेस्ड है सारा। क्वेश्चंस ज्यादातर इसी में से आएंगे। अभी तक की जो पढ़ाई है ना, सारी थ्योरी है, उसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह खास आने वाले नहीं है। स्टीफन्स लॉ में से बहुत क्वेश्चन आएंगे। स्टीफन्स लॉ देखिए, स्टीफन provided a law of radiant energy. Stephen provided a law of radiant energy for a black body. इसका मतलब है कि ब्लैक बॉडी के लिए बात की है स्टीफन ने, है ना। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है स्टीफन का, फॉर एनी ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर कैपिटल E is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में, ये ध्यान रखना। तो देखो बेटा, E प्रोपोर्शनल टू T⁴, ये एमिसिव पावर है। E को हमने यहां से प्रोपोर्शन को हटाया तो ये आ जाएगा सिग्मा T⁴। सिग्मा इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड सिग्मा का नाम है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸। ध्यान दीजिए यूनिट में लिख रहा हूं, एक बार इसकी वैल्यू आप लोग चेक कर लेना, है ना। 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन ⁴ ये आएगा। देखिए कैसे हुआ ये, E इक्वल टू सिग्मा T⁴, ये तो स्टीफन्स का लॉ है। किसके लिए है? ब्लैक बॉडी के लिए। हमने सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट कहा है, स्टीफन्स कांस्टेंट का है ब्लैक बॉडी के लिए। सिग्मा तो मतलब वैसे सभी बॉडीज के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हमने सारी, क्योंकि अभी हम बात ब्लैक बॉडी की कर रहे हैं 100%। ये यूनिट कैसे आई वो देखो बेटा, ई जो था ना हमारा एमिसिव पावर था। ये यूनिट पर ध्यान दीजिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा ध्यान रखिए। एमिसिव पावर, हमने कल एमिसिव पावर को डिफाइन किया था टोटल रेडिएंट एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ऐसे किया था। रेडिएंट एनर्जी को हमने जूल कहा था, एरिया को मीटर स्क्वायर कहा था, टाइम को सेकंड कहा था। जूल अपॉन सेकंड को हम वॉट कहते हैं और अपॉन मीटर स्क्वायर कह देते हैं। आज हमने ई को जो है ना सिग्मा क्या है एक्चुअल में,
सिग्मा है E अपॉन T⁴ T टेम्परेचर है बेटा केल्विन में, केल्विन में। तो देखो E तो आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया, केल्विन की पावर 4 आएगा ना। फिर ये एक बार वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा। 1 मिनट मैं चेक कर ही देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ 1 मिनट रुकिए। देखो आप लोग है अपना है ना ये फॉर्मूला चार्ट खोलिए, जो आपका हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला चार्ट है, ओपन करिए। फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 1 आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए, मैंने सारा पढ़ा दिया है। पेज नंबर 1 को अच्छी तरह से कर लीजिए। पेज नंबर 2 पे आप देखिए स्टार्ट में जो है ना वो है किरचॉफ्स लॉ है, पेज नंबर 2 पर स्टीफन्स लॉ है। स्टीफन्स लॉ में हाँ सिग्मा की वैल्यू सही लिखी है अपन ने, 5.67 × 10⁻⁸, राइट, ओके ठीक है। अब ये बात जो है ना ये बेटा स्टीफन्स लॉ ने केवल ब्लैक बॉडी के लिए कही है, केवल ब्लैक बॉडी के लिए कही है। बोल्ट्जमान ने इसको करेक्शन किया है ना। तो चलिए बोल्ट्जमान corrected the Stephen's law. Boltzmann corrected the Stephen's law for general bodies. Boltzmann corrected the Stephen's law for the general bodies, है ना। तो he wrote कैपिटल E = स्मॉल e सिग्मा T की पावर 4। बस कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिए स्टीफन ने तो कहा E बराबर सिग्मा T⁴, है ना, और बोल्ट्जमान ने उसको स्मॉल e से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस स्मॉल e इज एमिसिविटी, अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ये स्मॉल e से कर दिया बोल्ट्जमान ने, उसका नाम हो गया कि साहब बोल्ट्जमान ने करेक्शन किया। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन, इसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन। किया क्या है उसने, केवल ई से मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई, और कुछ नहीं किया। बोल्ट्जमान इक्वेशन, ये इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को हम स्टीफन की इक्वेशन कहते हैं। तो स्मॉल ई से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया कि भैया स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जनरल बॉडी के लिए अप्लाई हो जाएगी, एक्चुअल में पता है क्या है, ये जो मतलब अदर कंट्रीज हैं और हमारा जो भारत है, इंडिया जो है, इनमें बड़ा डिफरेंस है। इंडिया के जो लोग होते हैं ना वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छा होता है, बहुत क्वालिटी ब्रेन होता है इंडियन ब्रेन। अच्छा, ये जो वेस्टर्न ब्रेन होता है ना इसका इतना क्वालिटी नहीं है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर जब वेस्टर्न ब्रेन का इतना क्वालिटी नहीं है तो वो लोग इतने डेवलप क्यों हो गए और इंडिया जो है इतना मतलब पीछे क्यों रह गया। इसके पीछे कारण है, एक जेलस एक वर्ड होता है, जेलस, ईर्ष्या। इंडियन लोगों में क्रेडिट देने की इच्छा नहीं रहती, जैसे किसी ने अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट नहीं देंगे। ये इंडियन लोगों के मतलब जेनेटिक डिफेक्ट है, ये मतलब कोऑपरेशन नहीं है, लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है। किसी ने बड़ा काम भी कर दिया तो ठीक है, उसको मतलब कहेंगे नहीं, जेलस की भावना रहेगी। जैसे किसी पड़ोसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो बाकी सब लोग जलने लग जाएंगे उससे, यार इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। बस इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस लोगों में। अब ये पता देखो क्या, ईड एक डाल दिया तो चलो इसको भी रेस्पेक्ट दे दिया, बोल्ट्जमान नाम चला आ रहा है ना, हाँ, मतलब हर चीज में छोटे से छोटे आदमी को भी जो है ना रेस्पेक्ट दे दिया। जरा सा किया, चलो भाई उसका नाम उसके साथ जोड़ दो, वर्ल्ड वाइड जोड़ दिया साइंस के अंदर। इंडिया में कोई कर भी ले तो पता ही नहीं पड़ेगा, है? और किसी ने अच्छा किया है तो भी जेलस के कारण उसको जो है ना हम प्रमोट नहीं करते। वहाँ पे प्रमोशन बहुत होता है। अब प्रमोशन होता है तो क्या होता है, आदमी खुश होता है, प्रेजेंट अच्छा होता है ना। जैसे अब मान लो आपने किसी अच्छे सवाल का जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा कि भाई बच्चे ने अच्छा सवाल का जवाब दिया, अब मैंने कहा कि भाई इस बच्चे को टॉफ़ी दो, तो क्या है ये, व्हाट इज़ टॉफ़ी, कुछ नहीं, प्रमोशन है। केवल आपके दिमाग को प्रमोट करना है कि हाँ बच्चा जो है ये काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले। अब ये चीज़ है ना, यहाँ पर ई आ गया बोल्ट्जमान
का मतलब, अब ये जनरल बॉडी के लिए अप्लाई होगा, जनरल बॉडी के लिए अप्लाई होगा। देखिए मैं कैपिटल ई लिख रहा हूँ, स्मॉल ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 फॉर जनरल बॉडी। अगर मैं कैपिटल क्यू टोटल हीट की बात करूँ तो ये आ जाएगा हमारा ए इंटू टी। तो देखिए आपका क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा ए ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 इंटू स्मॉल टी, राइट। अब देखो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, कोई खास दमदार कैलकुलेशन नहीं है वैसे तो। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, एनी बॉडी, मान लो बेटा इस बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, इस बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। अब हो क्या रहा है कि ये अपने टेम्परेचर के कारण एमिट करेगी, अच्छा सराउंडिंग के कारण एब्जॉर्ब करेगी, पक्का, क्योंकि प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज यही है कि एमिशन भी चलेगा, एब्जॉर्प्शन भी चलेगा, है ना। तो देखिए मैं क्या कहने वाला हूं कि T इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना। तो QA इज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस, absorbed amount of heat radiations due to on temperature of body, अपने टेम्परेचर के कारण, कैपिटल टी, यस। तो एमिटेड, आई एम सॉरी बेटा, अपने टेम्परेचर के कारण तो एमिट करेगी ना, अपने टेम्परेचर के कारण कोई ऑब्जर्व नहीं करता, अपने टेम्परेचर के कारण, अपने टेम्परेचर के कारण एब्जॉर्प्शन नहीं होता, अपने टेम्परेचर के कारण एमिशन होता है। तो क्यू ई इज, हाँ ये मैं एक वर्ड हमने गलत लिखा था, एमिटेड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ड्यू टू ऑन टेम्परेचर कैपिटल टी। ये आएगा बेटा ए ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 इंटू टी। ये बेटा खुद के टेम्परेचर के कारण एमिशन हुआ, है ना। क्यू आपकी टोटल हीट थी, एक टी को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से ये चीज आ गई, करेक्ट। अब देखिए क्यू ई है ये, है ना। अब हम बात करेंगे क्यू ए इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ heat radiation due to surroundings, due to surrounding temperature T naught, surrounding temperature के कारण एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण एब्जॉर्प्शन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा, बस हम बस उसमें क्या कर देंगे, ए ई सिग्मा टी की जगह टी नॉट लिख देंगे बेटा, और कुछ नहीं, बस ये हो गया, राइट। अब देखो ये बॉडी ने अपने टेम्परेचर के कारण क्यू ई एमिट निकाला और क्यू ए एब्जॉर्ब कर दिया बेटा। क्यू ई का नुकसान हुआ, क्यू ए का गेन हो गया। तो इसका मतलब नेट हीट लॉस कितना हुआ, नेट हीट लॉस हुआ है क्यू एमिटेड माइनस क्यू एब्जॉर्ब, क्योंकि ये गेन हो गया, ये आपका एमिट था, ये गेन था, तो नेट हीट गेन लॉस आ गया आपके पास, और ये आ गया है आपका ए ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4 इंटू टी आ गया आपके पास, है ना। इसे मैं कह सकता हूं डेल्टा क्यू, नेट हीट लॉस। अगर मैं इस डेल्टा क्यू को डिफरेंशिएट करके टी के साथ में मैं लिखना चाहता हूं डी क्यू अपॉन डी टी, आप समझने की कोशिश करिए, डी क्यू अपॉन डी टी। बेटा ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, इसको मैं लिखूंगा ए ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। दिस इज रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ
रेडिएंट एनर्जी लॉस, रेडिएशन के कारण एनर्जी लॉस dQ/dt वो इसके बराबर होती है, है ना। अच्छा, अब जब ये इसके कारण मतलब कि लॉस हो रहा है, इसे पावर कह सकते हैं बेटा, है ना। इट कैन बी रेडियंट पावर, इट इज कॉल्ड एज रेडियंट पावर, करेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा खेल खेलने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा गेम को समझने की कोशिश करना कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। मैं कहता हूँ इफ डेल्टा टी इट इज इक्वल टू T minus T naught. T minus T naught is temperature difference between body and surrounding. देखो बेटा, डेल्टा टी इज टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो ये डेल्टा टी क्या आएगा, ये डेल्टा टी आएगा टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो आपके पास देखिए क्या हुआ। अच्छा, मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, फिर तो इसको कैपिटल टी को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, टी नॉट प्लस डेल्टा टी। हाँ, ये मैं कैपिटल टी को लिख सकता हूँ, है ना भाई। डेल्टा टी ये है तो कैपिटल टी को तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर इसको रीराइट कर रहा हूँ वापस से, इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू रीराइट। आप चेक करना, आई विल डू वन मिस्टेक, आपको मेरी मिस्टेक पकड़ के बतानी है। मैं घोटाला करूँगा, उसे पकड़ के बताना है। टी नॉट प्लस डेल्टा टी, है ना, की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ठीक है। टी की जगह ये लिख दिया, और क्या, ठीक है। अब जरा चेक करना, मैं अगला स्टेप ले रहा हूँ, आप चेक करेंगे। आई विल डू फ्यू मैथमेटिकल मिस्टेक्स, है ना। ठीक है, dQ/dt। अब देखिए यहां पे मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा। आपको मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी बाइनोमियल थ्योरम में? बाइनोमियल थ्योरम में हमने आपको पढ़ाया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ध्यान देना, यहां पर ये डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। अगर टी नॉट जो है बहुत बड़ा है और डेल्टा टी बहुत छोटा है ना, तो देखिए फॉर डेल्टा टी वेरी वेरी लेस देन टी नॉट, अगर डेल्टा टी टी नॉट से बहुत कम है, अगर तो हम ऐसी थ्योरम लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो हम यहां पे डेल्टा टी लेस देन टी नॉट कर देते हैं। तो देखिए dQ/dt क्या आएगा, dQ/dt आएगा बेटा ए ई सिग्मा टी नॉट रेज टू पावर 4, जरा चेक करना, 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1। ये आपका जो है ना स्टीफन्स लॉ इस तरह से कन्वर्ट हो गया ये। चलिए अब आप -1 से +1 उड़ा दीजिए, हटाइए, तो ये आ जाएगा dQ/dt इट इज इक्वल टू 4 ए ई सिग्मा टी नॉट रेज टू पावर 3 इंटू डेल्टा टी। चेक करो, ये है बेटा, ओके। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज नॉट परफेक्टली करेक्ट इक्वेशन, है ना। दिस इक्वेशन इज नॉट परफेक्टली करेक्ट इक्वेशन, सो वी शुड राइट लाइक दिस 4AE सिग्मा, क्योंकि जब हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब जब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स यू आर डूइंग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस एंड द रिजल्ट्स विल कम आउट अप्रोक्सीमेट, नॉट करेक्ट। कभी भी करेक्ट रिजल्ट नहीं आएंगे,
ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कूलिंग। अब देखो फिर, अब ये न्यूटन ने बस ये केवल डेरिवेशन किया था हल्का सा, इसका नाम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कूलिंग रख दिया। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कूलिंग ये आ गया। अब जब अपने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कूलिंग आ गया ना, तो ध्यान दीजिए dq अपॉन dt, dq अपॉन dt, ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कूलिंग आ गया, ये डेल्टा टी आ गया, इसको प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बोलेंगे, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस के। यहां पे माइनस साइन लगा देते हैं, तो वी पुट माइनस साइन, है ना, तो पुटिंग माइनस साइन मीन्स पुटिंग नेगेटिव साइन, है ना, साइन मीन्स बॉडी इज getting cooled, body is getting cooled with time, हीट लॉस हो रहा है जी विथ टाइम, इसलिए माइनस हमने लगा दिया। इसको हम कह सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी इज दी रेडियंट पावर, रेडियंट पावर को हम कह सकते हैं माइनस के डेल्टा टी। आप लोग थोड़ा समझने की और दिमाग लगाने की कोशिश करें। के को कहते हैं हम कूलिंग कांस्टेंट, के को क्या कहते हैं, कूलिंग कांस्टेंट नाम है बेटा, कूलिंग कांस्टेंट। कूलिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है जी, कूलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4 e सिग्मा टी नॉट रेज़ टू पावर 3, ये कूलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। 4 ए क्या है, ए है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ई क्या है एमिसिविटी, ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ई है एमिसिविटी, सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट एंड टी नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये कूलिंग कांस्टेंट है, करेक्ट। ओके, अगर मान लीजिए बॉडी का मास m हो, स्पेसिफिक हीट s हो और डी थीटा टेम्परेचर चेंज हो टाइम के साथ, है ना, तो ध्यान दीजिए हम इसको लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी को मैं लिख रहा हूं एम एस डी थीटा अपॉन डी टी, एम एस डी थीटा अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी। What is this m? M is the mass of the body, S is the specific heat, d theta is what? What is d theta? D theta is temperature drop, temperature fall of body in dt time. dt टाइम में साहब टेम्परेचर फॉल हुआ है, dt टाइम में टेम्परेचर फॉल हुआ है, dt टाइम, राइट। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं डी थीटा अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस डेल्टा टी, है ना। दिस इज दी फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इज फंडामेंटल इक्वेशन of Newton's law of cooling। ठीक है ना बेटा, तो ये फंडामेंटल लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। चलिए, अब जब अपने पास में ये डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस के अपॉन एम एस डेल्टा टी आ गया ना, तो ध्यान दीजिए डेल्टा टी क्या है। पहले तो हम डेल्टा टी को अच्छी तरह से समझ लें कि व्हाट इज व्हाट। डेल्टा टी है टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत अलग बात है, दोनों बातें अलग हैं। डी थीटा और डी डेल्टा टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। डी थीटा इज डिफरेंट एंड डी डेल्टा टी इज डिफरेंट। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर्स ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, ये है बेटा, राइट। ओके, डी थीटा टेम्परेचर ड्रॉप है, टेम्परेचर गिरना है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है, राइट। अब देखिए मैं एक दो बातें और कर लूँ हाथों हाथ। इस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर बाद में लूँगा, पहले तो मैं इसको न्यूटन्स लॉ को जो है ना प्रैक्टिकल इक्वेशन लिख देता हूँ।
प्रैक्टिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, प्रैक्टिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। हाँ जी, ये आपके लैब में प्रैक्टिकल भी है, इसकी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी है, आपके कोर्स के अंदर है। प्रैक्टिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये लैब में प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। पता नहीं अब स्कूल वाले लापरवाह हों तो न करवाएं, वो एक अलग है, बाकी इसका प्रैक्टिकल है, बाकायदा इसका इंस्ट्रूमेंट होता है लैब के अंदर, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, मज़ा आता है इसको करने में। हम लोग तो करते थे, पता नहीं आप लोगों को आजकल जो है ना बड़ा ये, पहले हम लोग तो ये सरकारी स्कूल में पढ़े ना, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गली वाले सरकारी स्कूल में, एकदम घटिया सा स्कूल होता था जिसमें टाट पट्टी पर बोरी पर बैठते थे हम लोग, है ना। लेकिन हमको लैब के अंदर लेके जाते थे और हमको करवाते थे एक्सपेरिमेंट्स। आजकल के बच्चे को फीस तो खूब ले लेते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, कराते धराते कुछ नहीं है। और पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, हाँ, पेरेंट्स की भी खराबी है, प्राइवेट स्कूल से इतना डरते हैं पेरेंट्स जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों डरते हैं पेरेंट्स। अरे एक बात बताओ, अगर सारे के सारे पेरेंट्स मिलके कह दें कि साहब सारे एक्सपेरिमेंट जो शेड्यूल्ड हैं प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल करवाओगे आप, सारे पेरेंट्स मिल करके बोल दें, प्राइवेट स्कूल वाले तो 2 दिन के अंदर अकल ठिकाने आ जाएगी, इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं, करवाते नहीं हैं। मैं खैर ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा अच्छा आदमी नहीं हूँ मैं शुद्ध बातें कर देता हूँ बस, सीधी सी। प्रैक्टिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैं तो पता है कई बार मेरे को ये भी लगता है कि मैं अपनी एक छोटी सी लैब बना दूं जिसमें कम से कम मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको मैं बुला करके एक्सपेरिमेंट करवा दूं। मेरे को कई बार मन में आती है। हाँ, थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, अब पैसा भी खर्च करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन यहाँ का अभी मेरे को पता नहीं, बच्चों में सिंसियरिटी, पेरेंट्स में भी सिंसियरिटी नहीं दिख रही है, हाँ? तो दिखेगी तो मैं कर भी दूंगा। प्रैक्टिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए क्या करेंगे हम प्रैक्टिकल में। आपकी जो फंडामेंटल इक्वेशन है ना उसको मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस डेल्टा टी। अब आप थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करें कि ये इक्वेशन कहाँ जा करके कैसे अप्लाई होगी। के अपॉन एम एस है ना, टी माइनस टी नॉट। अब देखो मैं इस इक्वेशन को प्रैक्टिकल यूज के लिए लिखने वाला हूँ, प्रैक्टिकल यूज के लिए। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए लिखने से पहले मैं यहां पर कुछ बातें बता दूं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है जी। अब इस बॉडी की कुछ खास बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा। T1 टाइम पर इसका टेम्परेचर कैपिटल T1 है, T2 टाइम पर इसका टेम्परेचर कैपिटल T2 है, ठीक है ना। तो T इक्वल टू टी एवरेज लिखेंगे हम। T इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी एवरेज। टी एवरेज को मैं लिख दूंगा T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिखूंगा मैं, राइट। अच्छा, डी थीटा टेम्परेचर चेंज, डी थीटा क्या है, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का मतलब है पहले T1 था अब T2 हो गया, तो मैं लिख दूंगा T1 माइनस T2, ये डी थीटा हो गया। टाइम कितना है बेटा, टाइम है dt इक्वल टू T2 माइनस T1। ध्यान देना, टाइम T2 माइनस T1 है। ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है, तो T2 माइनस T1 और ये T1 माइनस T2। T1 इज हॉट टेम्परेचर, T2 इज कूल्ड टेम्परेचर। बाद वाला टेम्परेचर कम टेम्परेचर है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे T1 माइनस T2, डी थीटा इज T1 माइनस T2, टाइम इज T2 माइनस T1। बहुत सावधानी से ध्यान रखना कि लिखा क्या जा रहा है, K अपॉन एम एस, T माइनस T, तो T को हम लिखेंगे T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टी नॉट। बस ये आपकी प्रैक्टिकल इक्वेशन है। प्रैक्टिकल इक्वेशन कैसे है ये, प्रैक्टिकल इक्वेशन ये है कि लेबोरेटरी में आप एक बॉडी को गर्म करते हैं, फिर गर्म करके ठंडा करते हैं। जैसे मान लो आपने एक जो है ना बर्तन के अंदर, इसको कैलोरी मीटर कहते हैं, कैलोरी मीटर तांबे का बना होता है, सभी लैब में तांबे का ही कैलोरी मीटर पाया जाता है। इसके अंदर अगर अपन ने कोई पानी भर लिया, मान लो पानी को आपने जम के गर्म कर लिया, मान लो 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको एक स्टॉप वॉच लेकर के बार बार इसका टेम्परेचर नापेंगे कि ये ठंडा होगा, ठंडा तो होगा ही ना, ठंडा होगा। तो हमने 90 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो अब देखो
ये आपका 90 से ठंडा होता जाएगा, धीरे धीरे करके ठंडा होता जाएगा। आप एक टेबल बना लेंगे अलग अलग टेम्परेचर की, फिर अलग अलग टाइम के अंदर क्या क्या टेम्परेचर रहा। तो आप देखो यहाँ पर जैसे T1 टाइम पर क्या टेम्परेचर रहा रखिए, T2 टाइम पर क्या टेम्परेचर रहा रखिए। आप K/MS कांस्टेंट क्वांटिटी है, K/MS कांस्टेंट क्वांटिटी होगा बेटा, ध्यान दीजिए। T1 + T2 / 2 - T0। आप T0 जो है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर करेंगे। T1 + T2 मान लो एक टाइम पे 90 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ी देर बाद में 85 हो गया, मान लो हुआ। अब आपका T1 + T2/2 यानी कि इसका एवरेज लिखेंगे आप, समझ रहे हैं। और आपके पास इस तरह से एक टेबल बन जाएगी। फिर अगर आप टेम्परेचर में और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग कर्व आएगा और वो इस तरह से आएगा। अगर आपने टेम्परेचर में और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ये काम तो आप वैसे घर पे भी कर सकते हो। टेम्परेचर में और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बेटा। इसे कहेंगे कूलिंग कर्व। इसका नाम क्या है? कूलिंग कर्व। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है स्कूल एग्जाम में आता है कई बार कि डेराइव द इक्वेशन फॉर कूलिंग कर्व। इसकी इक्वेशन डेराइव करनी होती है, स्कूल वाले पूछ लेते हैं बहुत बार, और वो बड़ा ही सिंपल सा है, 1 मिनट का काम है। अभी देखो मैं बता देता हूँ आपको हाउ टू डेराइव द इक्वेशन फॉर कूलिंग कर्व, है ना। तो देखो डेरिवेशन कर रहा हूँ। कूलिंग कर्व तो आपका लेबोरेटरी से आ जाएगा, कूलिंग कर्व तो आपका प्रैक्टिकल से आ जाएगा। कैसे? आपने टेम्परेचर लिया, अलग अलग टाइम पर टेम्परेचर की रीडिंग ली, अब अलग अलग टेम्परेचर की रीडिंग ली, अलग अलग टाइम की रीडिंग ली, और टाइम में और टेम्परेचर में आपने ग्राफ ड्रॉ किया। दिस विल बी कूलिंग कर्व होगा। ठंडा ऐसे ही होता है पानी, राइट। कोई भी चीज़ ठंडी ऐसे ही होती है, कूलिंग कर्व ऐसे ही होता है, राइट। अब देखो डेरिवेशन फॉर द इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कूलिंग कर्व टॉपिक डालिए आप। इक्वेशन ऑफ कूलिंग कर्व, देखो बेटा इक्वेशन ऑफ कूलिंग कर्व की बात कर रहा हूं मैं। कुछ नहीं, फंडामेंटल इक्वेशन जो है ना न्यूटन्स लॉ की, वो लिखूंगा मैं -K/MS इंटू डेल्टा टी। मैं इसको C लिख देता हूं बेटा, -C डेल्टा टी, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना। -C डेल्टा टी। C इज कॉन्स्टेंट एंड C इज द कॉन्स्टेंट, इट इज इक्वल टू व्हाट? K/MS। K की वैल्यू आपको पहले से पता है, ये ध्यान रखना, याद रखना। K की वैल्यू 4 AE σ T0⁻3, ये K की वैल्यू है बेटा। M मास है, S स्पेसिफिक हीट है, भूल मत जाना चीज़ों को, ये आ गया। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं dθ/ΔT, इट इज इक्वल टू -C dt। चेक करिए प्लीज, चेक, ओके। जब आपके पास ये आ गया तो अगला स्टेप मैं ले रहा हूं dθ/ΔT, इट इज इक्वल टू -C dt, और मैं अब इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इंटीग्रेशन जो है ना डेल्टा T1 डिफरेंस और डेल्टा T2 डिफरेंस, अलग अलग टाइम के डिफरेंस के बारे में बात करूंगा मैं। तो आपके पास में ये C आ जाएगा। देखिए मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा log ऑफ लॉन डेल्टा टी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो है ना log ही होगा, और इट इज इक्वल टू -CT। अब देखो इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। मैं यहाँ से इसको लिख रहा हूँ लॉन डेल्टा टी को। क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ इसकी लिमिट जो है ना डेल्टा T1 और डेल्टा T2। ठीक है, चलिए तो देखो क्या हुआ आपका, ये आपका आया है लॉन डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, इट इज इक्वल टू -CT। अब देखिए कई स्कूल टीचर जो है ना यहीं पर करा देते हैं, और कई लोग आगे तक लेके जाते हैं, है ना। मैं आपको अगले स्टेप के अंदर एक बार यहाँ पे भी इसको कंप्लीट करके बता दूंगा, वहाँ पे भी कंप्लीट कर दूंगा, दोनों काम कर दूंगा। लेकिन कई टीचर्स जो है ना आगे तक लेके जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। लॉन, अब देखो डेल्टा T2 को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा T2 को मैं लिखूंगा θ2 - θ0, θ1 - θ0। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन को लिखने का मतलब समझिए आप क्या होता है। इस लाइन को लिखने का मतलब होता है कि एक बॉडी थी, उसका किसी टाइम पे T1 टाइम पर टेम्परेचर θ1 था, T2 टाइम पर टेम्परेचर θ2 था, और जो है ना इनिशियल जो सराउंडिंग टेम्परेचर था वो θ0 था। तो ये आप देखिए बाद का टेम्परेचर θ2, तो dθ2 बाद वाला कितना आएगा डिफरेंस
थीटा 2 माइनस थीटा नॉट आएगा। इनिशियल वाला डिफरेंस कितना आएगा? इनिशियल वाला डिफरेंस आ जाएगा ये फाइनल और ये इनिशियल, तो आपका क्या आ जाएगा डिफरेंस? थीटा 1 माइनस थीटा नॉट आ जाएगा इनिशियल, इसलिए वो ऐसा लिख दिया गया है माइनस सी टी। अब देखो थीटा 2 माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, इसको हम लिख देंगे ई रेज टू पावर माइनस सी टी। यहाँ से अगर आप इसको फाइनल करना चाहते हैं कि आप लिमिट मत लगाइए यहाँ पे, यहीं पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। देखो मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन यहीं से पकड़ ले रहा हूँ, यहाँ से इक्वेशन पकड़ ले रहा हूँ, है ना। आप पता नहीं आपके स्कूल टीचर ने क्या कराया है, वो तो मेरे को नहीं पता, करवाया भी है कि नहीं करवाया। लॉन डेल्टा टी इट इज इक्वल टू माइनस सी टी, बस। अब देखो मैं यहीं पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ। डेल्टा टी इक्वल टू लॉन हटा दिया ना, तो ई रेज टू पावर माइनस सी टी। अब देखिए डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टी को हम लिखेंगे थीटा माइनस थीटा नॉट, इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी टी। तो आपका थीटा आ जाएगा थीटा नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस सी टी। अब आप जब इसको इस तरह से करेंगे ना, तो देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा? टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा? टी इक्वल टू 0 पर पता है क्या होगा? नहीं, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर लेंगे ना आप, तो जाकर के ये जो है ना आपका थीटा नॉट आएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर। जब आप यहाँ इन्फिनिटी रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी नीचे जाएगा ना। देखो यहाँ पे आप टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 आएगा, राइट। तो आपका थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, यानी इससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता। बिल्कुल कोई भी चीज़ सराउंडिंग से ज़्यादा ठंडी नहीं हो सकती। जैसे आप पानी ठंडा करने के लिए रख दोगे अपनी किचन के अंदर कि साफ पटक दो, या अपनी टेबल पे रख दो पानी गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ठंडा हो जाएगा? रूम टेम्परेचर के बराबर, बस। इससे ज़्यादा ठंडा नहीं होता है ना। अब देखो इसका ग्राफ जो है ना, ये वाली चीज़ का, इस वाली चीज़ का या उस वाली चीज़ का ग्राफ दोनों का सेम ही आएगा। तो ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट कर्व कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। दिस इज कूलिंग कर्व, न्यूटन्स कूलिंग कर्व, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व, डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, चलिए अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए आप। लुक एट द फॉर्मूला चार्ट प्लीज। फॉर्मूला चार्ट में देखिए आपका ये, हाँ पूरा यही किया हुआ है कंप्लीट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग कर्व की इक्वेशन बनाई हुई है, हाँ, है ना। और ये आपका कूलिंग एक्सपोनेंशियल डिके कर्व होता है, ये डिक्रीजिंग कर्व बोला है मैंने, वो कोई खास बात नहीं होता, ऐसे होता रहता है। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में वाटर इक्विवेलेंट एंड ब्लैक बॉडी डायग्राम। बस अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है तेज स्पीड से जो है ना डीपीपी सॉल्व करें आगे। राइट, नमस्ते।